उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम का बिगुल निर्वाचन आयोग ने भले ही अभी तक नहीं बजाया है, लेकिन सत्ता का संग्राम अपने नाम करने के लिए सियासी दलों के बीच घमासान जरूर तेज हो गया है। इस बीच कोरोना संक्रमण का फैलाव भी तेजी से होने लगा है। पहले जो केस 48 घंटे या उससे अधिक समय में दोगुने हो रहे थे, वो अब महज 24 घंटे में ही दोगुने होने लगे हैं। बीते एक सप्ताह के हर दिन की पॉजिटिविटी दर देखें तो इसमें करीब 10 गुना का इजाफा हो चुका है, जिसका सीधा असर राज्य के रिकवरी रेट पर भी पड़ा है। 10 दिन पहले तक जो रिकवरी रेट 98.7% था, वो अब घटकर 98.2% पर आ गया है। गुरुवार को ही प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 3000 के भी पार चली गई है। खैर, कोरोना के तेजी से पांव पसारने का क्या कारण है? जनता पर लगी पाबंदियां सियासी दलों पर भी सख्ती से लागू होगी या नहीं? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू है। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में मिलने वाले नए केस 3000 के पार। बड़ा सवाल, सरकार की ओर से उठाए गए कदम कितने असरदार? देश के कई राज्यों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले रोजाना कहीं ज्यादा केस मिल रहे हैं, लेकिन बीते एक हफ्ते के दौरान यूपी में भी संक्रमण ने तेजी से अपने पांव पसारे हैं। 31 दिसंबर को कोरोना संक्रमण की जो दर 0.136% थी, वो 6 जनवरी को 1.58% पर पहुंच गई है। बीते 5 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये चिंता बढ़ाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 2 जनवरी को 552 नए मरीज मिले। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 0.308% था। वहीं 3 जनवरी को 572 नए मरीज मिले, 4 जनवरी को 992 मरीज, वहीं 5 जनवरी को 2038 नए कोरोना मरीज मिले और पॉजिटिविटी रेट जो अब तक 1% के अंदर था, वो 1% के पार चला गया। वहीं 6 जनवरी को प्रदेश में 3121 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और पॉजिटिविटी रेट 1.58% हो गया है। आपको बता दें कि सूबे के 75 में से 70 जिलों में कोरोना ने अपने पांव पसार दिए हैं। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद में अब वायरस विस्फोटक हो चला है। बीते 24 घंटे के दौरान गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 600 नए मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर राजधानी लखनऊ है, यहाँ 408 नए मरीज मिले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर मेरठ जिला है, जहां पिछले 24 घंटे में 401 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो वहीं चौथे नंबर पर गाजियाबाद है, यहाँ 6 जनवरी को 382 नए मामले सामने आए हैं। बात अगर पूरे उत्तर प्रदेश की करें तो 6 जनवरी को कोरोना के कुल 3121 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में टोटल एक्टिव केस 8000 के पार चले गए हैं। उधर ओमिक्रॉन के केस भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में फिलहाल ओमिक्रॉन के 31 केस हैं। हालांकि इन सबके बीच प्रदेश में ज्यादा संख्या में कोरोना की जांच के साथ ही वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। वहीं सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाते हुए पाबंदियों में भी कुछ इजाफा किया है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में जल्द होने वाले चुनाव को लेकर सियासी दल जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, प्रचार जिस तेजी से चल रहा है, चुनावी रैलियों में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे इस बात का भी डर बना हुआ है कि कहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना बेकाबू ना हो जाए। समाज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में सियासत और संक्रमण की आज हम ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। आज हम राजधानी लखनऊ के साथ जाएंगे मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, उन्नाव, रामपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, मिर्जापुर, बरेली और रायबरेली। लेकिन पहले रुक करते हैं लखनऊ की ओर, जहां से हमारे स्वराज एक्सप्रेस के उत्तर प्रदेश संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी हैं और साथ ही जुड़े हैं हमारे साथ निशान चौरसिया, जो कि सिविल हॉस्पिटल के सामने से हमारे साथ खड़े हुए हैं। पहले राघवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल सर, आ रही है जी। जिस तरह से चुनावी रैलियां हो रही हैं, क्या प्रशासन या मंत्रालय से कोई इस तरह का आदेश, क्योंकि ये राज्य सरकार का काम है, चुनाव आयोग ने तो अभी घोषणा नहीं की है, जिस तरह से रैलियां चल रही, कोई सख्ती से पालन करने के लिए कोई गाइडलाइन जारी की जा रही है और सख्त या केवल सिर्फ नाइट कर्फ्यू तक ही सीमित है मामला?
देखिए सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हालात रोज बदल रहे हैं, कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको लेके गाइडलाइन तो जारी हो रही है, लेकिन रैलियों पे गाइडलाइंस नहीं है। दुकानदारों पे है, आम पब्लिक के लिए है। आप मास्क लगाए, सैनिटाइजर करिए। शादी विवाह में 100 से लोग अधिक जमा न हो। नाइट कर्फ्यू का भी वक्त बढ़ा दिया गया, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा रैलियां भी हो रही हैं। हालांकि कुछ दलों ने रैली न करने का ऐलान किया, लेकिन छोटी मोटी रैलियां कर रही हैं। अखिलेश यादव चूंकि विजय रथ यात्रा लेकर निकलते थे, उन्होंने यात्रा रोक दी है क्योंकि उनको कोरोना गाइडलाइन के चलते 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना था। आज गोंडा में गए मूर्ति का अनावरण करने के लिए। उसके बाद देखिए, सत्ता पक्ष की ओर से लगातार एक मिनट राघवेंद्र जी, थोड़ा जानना चाहेंगे। आपने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना था 7 दिन के लिए अखिलेश जी को। जी, चूंकि अगर परिवार में आपके कोई संक्रमित होता है सर, तो आप पूरे परिवार को क्वारंटाइन रखा जाता है कि बाहर घूम फिर नहीं सकते हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव, उनकी बेटी दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए थे, तो 7 दिन तक इनको भी एहतियातन अपने को होम क्वारंटाइन रखना था। सिर्फ जांच रिपोर्ट जब इनकी नेगेटिव आई है, तब अब बाहर निकलना शुरू किए हैं। तो एक तकनीकी कारणों से वो घर में थे। हालांकि छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से मिलते रहते थे, चूंकि चुनाव का वक्त है और टिकट बंटवारे का समय है, लोग दलों में शामिल हो रहे हैं, तो उन सब कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, लेकिन अपने पार्टी कार्यालय से बाहर वो नहीं गए थे। आज गोंडा गए हैं पंडित सिंह की मूर्ति का अनावरण करने लिए। वहां भी हजारों लोग जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह लगातार उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। सबकी रैलियां हो रही हैं। हाँ, चुनावी रैली का नाम नहीं दिया गया, लेकिन शिलान्यास कार्यक्रम समारोह लगातार हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं चिंता का विषय है। जब तक सियासी दल नहीं चेतेंगे, तब तक इस पे रोक लगाना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, 31 दिसंबर को सर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस समय कुल 293 मरीज मिले थे। एक हफ्ते में देखिए 3121 मरीज हो गए। तो इसकी रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में शायद जितने भी उपाय किए जा रहे हैं, अस्पतालों को अलर्ट किया जा रहा है, पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द की जा रही हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी भी छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। लेकिन शायद वही स्थिति आएगी कि जिस तरह से पिछले 2 चरणों में कुल 17,02,000 लोग संक्रमित हुए थे, जिसमें से 22,917 लोगों की मौत हुई थी। तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, डराने वाला आंकड़ा है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक नहीं है, अभी उसके मरीज भी कम है। अभी 31 मरीज ही मिले हैं, बाकी तो अभी पिछले कोरोना काल के जो लक्षण है वही वाले मरीज मिल रहे हैं। तो स्थिति भयावह हो रही है। अगर आने वाले दिनों में निर्वाचन आयोग कोई सख्ती नहीं लेता है और कठोरता से लागू नहीं करता कि रैली बिल्कुल नहीं होगी, आप डोर टू डोर प्रचार नहीं करेंगे, केवल वर्चुअल माध्यमों का इस्तेमाल करेंगे, तब हो सकता है कुछ इस पे लगाम लगे। नहीं तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, लगाम लगना बहुत मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा राज्य है। आपको ध्यान हो, जब डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था, यानी दूसरी लहर आई थी, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे और वहां इस तरह के किसी भी गाइडलाइन का चुनावी रैलियों में पालन नहीं किया गया था, जिसके कारण बाद में पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत भयानक विस्फोटक हो गई थी। ये तो आपने आंकड़ा 22,000 का जो बताया है, ये सरकारी आंकड़ा है। उसके अलावा भी जैसा कि कहा जाता है कि इससे कई गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राघवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। निशांत चौरसिया जी के पास चलते हैं, जहां सिविल हॉस्पिटल के सामने से निशांत जी हमारे साथ हैं। निशांत जी, निश्चित तौर पे आप हॉस्पिटल के, वहां कोरोना के पेशेंट क्या वहां एडमिट हैं, और एडमिट है तो क्या वहां पर्याप्त इंतजाम है? और साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लखनऊ में कितने ऐसे हॉस्पिटल सिर्फ कोरोना पेशेंटों के लिए बनाए गए हैं, अगर आपके पास आंकड़ा है तो। देखिए सर, डेल्टा वेरिएंट आया था, तब उसके बाद धीरे धीरे केसेस खत्म हुए थे। इस भयावह स्थिति से निकला था उत्तर प्रदेश और खासतौर पर राजधानी लखनऊ। लेकिन धीरे धीरे फिर से जिस तरीके से केसेज आ रहे हैं, और खासतौर पर लखनऊ के केस की अगर हम बात करें तो 408 जो आंकड़ा अभी हम लोग दिखाए, वो पिछले 24 घंटे के थे। सवेरे 11 बजे तक जो है 537 नए केसेज आए हैं वो सिर्फ लखनऊ में। और इस समय की मैं बात करूं, अभी आज का जो है अभी शाम तक का आंकड़ा नहीं आ पाया है, लेकिन अगर सवेरे 11 बजे तक बात करें तो पूरा 1690 केसेज हो चुके हैं, एक्टिव केसेज हो चुके हैं लखनऊ में। तो साफ जाहिर है कि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर अस्पताल की बात करें तो अभी जो केसेज आए हैं, जो नए केसेज हैं, जो पेशेंट हैं, अगर स्वास्थ्य विभाग की माने, यहाँ पे सीएमओ ने साफ तौर पे कहा है कि जो जितने भी इस केसेज हैं उसमें जो पेशेंट हैं वो पेशेंट बहुत गंभीर अवस्था में नहीं है, इसलिए उनको डॉक्टरों की देखरेख में उनको होम क्वारंटाइन किया गया है, घर पे ही वो आइसोलेट हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि अभी तक वो अस्पताल नहीं आ रहे हैं। हाँ, बहुत ऐसे केस हैं
जिनमें और अन्य सारी बीमारियां हैं। इस कोरोना पहले से ही हम लोग जानते हैं कि कोरोना उनको ज्यादा प्रभावित करता है जिनको अन्य और भी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे जो पेशेंट है वो अस्पताल में भर्ती हैं। कोविड को लेकर के जो भी गाइडलाइन है फिर से एक बार एक्टिव करने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग कर रही है, लेकिन जो व्यवस्था है वो व्यवस्था फिर से निशांत दो चीजें जानना चाहेंगे आपसे। निशांत दो चीजें जानना चाहेंगे। निश्चय होम क्वारंटाइन है, लेकिन जैसा कि राघवेंद्र जी ने कहा कि ओमिक्रॉन के अभी 21 पेशेंट ही हैं। ये डेल्टा जैसा हमारे चिकित्सकों के द्वारा कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा खतरनाक था। ओमिक्रॉन ज्यादा तेज से फैलेगा, लेकिन वो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है आदमियों के जान के लिए जितना कि डेल्टा प्लस वेरिएंट प्रभावी था। इन सब के बीच में ये जानना चाहेंगे कि कोरोना गाइडलाइन का आम जनता के प्रति किस तरह से पुलिस कोरोना गाइडलाइन का पालन करवा रही है, सख्ती कर रही है। जैसे कई जगहों पे जुर्माना लगाया जा रहा, मास्क न लगाए जाने पर 200 से 400। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है या वाकई में इस सख्ती से लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगा रहे हैं? देखिए, अभी दोपहर में ही हम यहाँ पे जो यहाँ का पॉश इलाका है जहाँ ये सिविल है, सिविल से ये हजरतगंज एरिया है। अभी दोपहर को हमने एक रिपोर्ट फाइल की है अपने चैनल के लिए, जो हम वहाँ पे बाजार में घूम करके देख रहे थे। तो वहाँ पे साफ तौर पे जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी, हालांकि पहले से जो एवरेज है, लोग मास्क का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, सैनिटाइजर भी धीरे धीरे यूज चलन में आने लगा है, जो कि एकदम खत्म हो चुका है। लेकिन मार्केट ठीक उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से पहले चल रहा था। एक बात और हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में जो गाइडलाइन आई थी, वो नई गाइडलाइन जारी हो जाती है जब 1000 से ज्यादा केसेज आएंगे। जैसा कि डेल्टा वेरिएंट आया था, उसी तरीके से उसी के तर्ज पे फिर से ये शुरुआत किया जा रहा है। यानी जिस भी जिले में 1000 केस से ज्यादा एक्टिव केस आएंगे, वहां पे नई गाइडलाइन जारी होगी। वो जिला अधिकारी वहां की परिस्थिति और वहां की स्थिति को देखते हुए गाइडलाइन जारी करेगा। और एक दूसरी बात, राजधानी लखनऊ में धारा 144 भी लगा हुआ है, और उसके साथ साथ ये कहा गया है कि 1 किलोमीटर के रेडियस एरिया में जो विधानसभा है, वहां पे कोई भीड़ नहीं होगा, कोई जमवाड़ा नहीं होगा, कोई गाड़ियां बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और आमतौर पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, वहां पे पूरी तरीके से भीड़ लगा हुआ है, एकदम नॉर्मली अन्य दिनों की तरह। और दूसरी बात, जो व्यवस्था करने के बारे में जो पुलिस उस पर इंप्लीमेंट कर रही है, वो जाहिर सी बात है कि रात में जो है 10 बजे से रात को सवेरे 6 बजे तक इसको जो है उसको पालन कराना है। लेकिन धीरे धीरे अभी उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो अभी पूरी तरीके से लोग मुस्तैद नहीं है, ना ही पुलिस विभाग, ना ही जो है प्रशासन, ना स्वास्थ्य विभाग, ना ही आम जनता भी कहीं ना कहीं इसमें कसूरवार है इसमें, क्योंकि उनके निशांत, आपके पास ये जानकारी है क्या लखनऊ प्रॉपर की कि कितनी जांचें हो रही हैं प्रतिदिन? आज भी RT-PCR की, और अभी भी वहां पे वैक्सीन लगना चालू है, तो कितनी वैक्सीन लगाई जा रही हैं? आपके पास कोई जानकारी है इसकी? देखिए, सीएमओ से जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम प्रतिदिन तकरीबन 15 से 17 हजार लोगों का जांच करते हैं, और उसमें से जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट वो लोग एस्टेब्लिश करते हैं। तो जाहिर वो हर प्रतिदिन की बात उन्होंने कहा कि मिनिमम हम लोग 15,000 जांच करते हैं, और तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे वैक्सीनेशन हो रहा है, और 46 से ज्यादा ऐसे जगह है जहां पे ये वैक्सीनेशन हो रहा है। तो इससे जी बोलिए। मेरी आवाज शायद ये नहीं आ रही है आपकी आवाज। चलिए, आपकी आवाज आ रही है। चलो, लगता है तकनीकी कारणों के निशांत से हमारी बात नहीं हो पा रही। निशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए। हम चलते हैं, राघवेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम मुरादाबाद चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सलमान खान है। सलमान, मेरी आवाज आ रही है? सलमान, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सलमान, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, मुरादाबाद में कितने कोरोना के पेशेंट मिले हैं, और मिले हैं तो कितने दिनों में मिल गए हैं, कितने मिले हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद में इस समय 472 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक्टिव हैं। ये अगर हम पिछले 72 घंटे की बात करें तो पिछले 72 घंटे में 300 से भी अधिक कोरोना पॉजिटिव मुरादाबाद में पाए गए हैं।
वहीं हमारी सीएमओ साहब से बात हुई थी तो मरीजों के बारे में पूछा गया तो सीएमओ साहब ने बताया कि 464 मरीज जो है होम आइसोलेशन में है, उस बाकी 8 मरीज जो है वो सिर्फ हॉस्पिटलाइज है। कितनी वैक्सीन लग रही है वहां पे प्रतिदिन जिले में? अगर हम प्रतिदिन की वैक्सीन की बात करें तो 5 तारीख से अब तक 15 से 17 उम्र के लोगों को 4578 अब तक वैक्सीन लग चुकी है। 2600 डेली का टारगेट है, मगर वो टारगेट अभी दूर तक पूरा न होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से अभी कॉलेजों में भी कैंप बराबर चल रहे हैं। कॉलेजों की छुट्टी होने के बाद भी जो वैक्सीन से बच्चे रह गए हैं उनको कॉलेज बुलाया जा रहा है, उनको वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और प्रशासन इस ओर काफी एक्टिव नजर आ रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। चलिए, काफी एक्टिव है। इसमें कोई ऐसा तो नहीं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो हो वो उसकी मृत्यु भी हुई हो? नहीं, अभी थर्ड वेव की अगर हम बात करें तो थर्ड वेव में अभी कोई भी मृत्यु की कोई खबर सीएमओ द्वारा या किसी भी चिकित्सा विभाग से ऐसी कोई खबर आई नहीं है। ओमिक्रॉन के भी पेशेंट? जी, ओमिक्रॉन 472 में 4 पेशेंट ओमिक्रॉन के हैं जो कि बाहर से आए हुए लोगों के टच में आए थे, उनकी वजह से वो इसीलिए ओमिक्रॉन के 4 पेशेंट को होम आइसोलेट की जगह अस्पताल में कोविड सेंटर में उनको भर्ती कराया गया, मगर उनकी हालत बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी उनको सिम्टम नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए, इसमें आपके पास कुछ है जो 472 पेशेंट हैं, इनमें से क्या वैक्सीन इन लोगों को सबको लग चुकी थी? आपके पास कोई ऐसी जानकारी है क्या? नहीं, अधिकतर लोगों को इनमें वैक्सीन लग चुकी थी, मगर ऑफिशियली अभी इसमें कोई जानकारी नहीं है। मगर जो हमारी सीएमओ साहब से बात हुई थी उनके मुताबिक वैक्सीन लगे लोगों को भी काफी कोरोना होने का अंदेशा है और इसमें काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको वैक्सीन दोनों डोजें लग चुकी हैं और उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिस तरह से तेजी से लहर फैल रही है, तेजी से कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो आपने पिछला मंजर भी देखा है कि लोग ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर FIV फ्लू मेडिसिन को लेकर के या अन्य तरह की सुविधाओं को लेकर, बेड को लेकर के मारामारी मची हुई थी। तो इस बार कैसे इंतजाम है? इस बार अगर हम जिला मुरादाबाद की बात करें तो पहले से काफी इंतजाम बेहतर नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद में अगर हम बात करें तो सेकेंड वेव में जैसे देखा गया था कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उसको लेके मुरादाबाद प्रशासन काफी अलर्ट था। इस बार मुरादाबाद प्रशासन ने 5 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, जिसमें एक जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगा है ताकि जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन प्लांट का इस्तेमाल किया जा सके। 11 कोविड सेंटर बनाए गए जिसमें 2015 बेड उपलब्ध है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सलमान, सारी जानकारी देने के लिए। हम चलते हैं गाजियाबाद, जहां से हमारे साथ वैभव शर्मा है। वैभव, मेरी आवाज आ रही? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ वैभव, वही सवाल आपसे है जो मैंने सलमान से कहा कि कितने पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हैं और उसमें डेल्टा प्लस के कितने पेशेंट हैं, ओमिक्रॉन के कितने आए हैं, और क्या कहीं किसी पेशेंट की कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मृत्यु तो नहीं हुई? त्रिपाठी जी, हम आपको बताते चले कि गाजियाबाद में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते चले गए हैं। कल की हम बात करें तो कल तक जो 3 बजे तक रिपोर्ट आई थी उसमें 609 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और जो कुल एक्टिव केसेस का आंकड़ा है वो 1771 पहुंच चुका है। लेकिन हम आज की बात करें तो अभी तक कोरोना की रिपोर्ट, जो ऑफिशियल रिपोर्ट जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाती है गाजियाबाद द्वारा, उनके द्वारा अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन जो सूत्रों के हिसाब से सूचना आई है उसमें यह है कि आज गाजियाबाद के विभिन्न थानों के पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मतलब साफ तौर पर तय है कि कोरोना का संक्रमण अब इस तेजी से फैल रहा है कि पुलिस वाले भी लगातार इनकी चपेट में आ रहे हैं। गाजियाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है, जो जब से 3-4 दिन से लगातार कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे, तो वो लगातार जब से सतर्क मोड़ पे आ गया है। जिले में ऑक्सीजन को लेकर पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी और लगभग 11 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बेडों की बात करी जाए तो बेडों की कमी ना पड़े, इसके लिए लगभग 3500 बेडों की व्यवस्था अब तक गाजियाबाद में कर दी गई है। वहीं साथ में जितने भी नए अस्पताल शुरू हो रहे हैं उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है और उन अस्पतालों को कोशिश करी जा रही है कि कोविड सेंटर बनाया जाए। अगर कोरोना का कोई भी पेशेंट मिलता है और उसे अगर वहां किसी भी अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिलता है तो नए अस्पतालों के अंदर उन्हें वो बेड दिए जाएंगे। बड़ी फिलहाल स्थिति काफी गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज मिलते जा रहे हैं तो उससे चिंता का विषय है। थोड़ा सा अगर आपके पास जानकारी हो, याददाश्त है क्या आपको कि पिछले 1 हफ्ते पहले कितने पेशेंट थे और प्रतिदिन कितने कितने बढ़ते गए, और जैसा आज आपने बताया कि 400 के पार पहुंच गया आंकड़ा, एक्टिव पेशेंटों का आंकड़ा 1700 के पार चला गया है? त्रिपाठी जी, लगभग मैं आपको 1 हफ्ते का आंकड़ा दे सकता हूँ इस समय, क्योंकि मैं 1 हफ्ते का आंकड़ा आपको बताता हूँ। शुरुआती जो दौर था उसमें 10 से 20 पेशेंट मिल रहे थे, लेकिन पिछले जो 3 दिन की हम लगातार बात करें तो एक दिन 250, एक दिन लगभग 360,
और कल की बात करें तो 609, मतलब यही जो आंकड़ा है वो पिछले 3 से 4 दिन के अंदर निकल के आया है, जिसमें भारी तादाद में कोरोना के पेशेंट बन रहे हैं, लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मरीज दिखाई दे रहे हैं। मतलब साफ तौर पर तय है कि प्रशासन तो अपनी तरफ से सख्ती बरतने के लिए तैयार है, लेकिन जो धरातल पर जो कार्रवाई की बात की जाती है, जो सतर्कता की बात की जाए, वो दोनों तरफ से ही कम है। ना तो प्रशासन की इतनी मुस्तैदी है कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और दूसरी तरफ लोगों की भी लापरवाही है कि वो अगर चाहें घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन कहीं भी किसी चीज की चीज नहीं दिखाई देती है। ना कहीं लोग मास्क लगाए हुए दिखाई देते हैं, ना सोशल डिस्टेंस दिखाई देता है। इसी का ये प्रभाव है कि लगातार कोरोना के इतने बढ़ते हुए केस दिखाई दे रहे हैं। जी त्रिपाठी जी, ये एक और जानकारी चाहेंगे कि पिछली बार आपके पास अगर ये जानकारी है कि पिछला जो दूसरी लहर आई थी उसमें कितने पॉजिटिव हुए थे, कितने कोरोना के प्रतिदिन कितने निकल रहे थे और डेथ कितनी हुई थी, और आपसे जैसा मैंने कहा कि अभी जो तीसरी लहर में जो चपेट में आ रहे कोरोना के, उनमें से किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? देखिए अभी की हम बात करते चले तो अभी में जो ओमिक्रॉन के थे खाली 2 मरीज निकल के आए थे। दोनों बुजुर्ग व्यक्ति देहरादून नगर के रहने वाले थे और गोवा से वापसी लौटे थे। उन्हें शिकायत ही थी कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया तो उनके अंदर ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए। सबसे अच्छी खबर ये रही कि उन दोनों की मृत्यु नहीं हुई और स्वास्थ्य जो हमारा गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग है उसने उनका उपचार किया, जिसके बाद वो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर वापसी लौटे। वहीं दूसरी तरफ बात करें जाए तो जितने भी अभी तक मरीज निकल के आए हैं, जो 1771 का आंकड़ा इस समय गाजियाबाद का चल रहा है, उसमें से ओमिक्रॉन का कोई भी पेशेंट नहीं है, सब कोविड के शिकार है। दूसरी तरफ की बात की जाए पहले क्या करते आंकड़ों की, तो पहले के आंकड़े लगभग 1,70,000 से फालतू गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव निकले थे। वहीं मृत्यु दर की बात करें जाए तो मृत्यु दर भी ज्यादातर नहीं था, काफी मृत्यु दर कम रहा था, क्योंकि गाजियाबाद में जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे उनको लगातार उपचार दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उनका मृत्यु दर गाजियाबाद का काफी कम रहा था। वहीं दूसरी तरफ बात करें ऑक्सीजन की कमी की, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मृत्यु दर था वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से इस बार इन्होंने दूसरी वेव के बाद कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाए, जिसकी वजह से लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए, जिसके चलते इस समय जिले के अंदर 11 ऑक्सीजन प्लांट है। जी त्रिपाठी जी, जी बिल्कुल सही। एक चीज और है, नोएडा में अच्छी खासी रैलियां हो रही है, सभी चाहे सपा की हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या बहुजन समाज पार्टी की, इन रैलियों में किसी तरह से गाइडलाइन का पालन देखा आपने? त्रिपाठी जी, हम आपको बताते चलें कि अभी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा निकली थी, जिसमें उमड़ा था जन सैलाब। खासकर उसकी बात करें वो गाजियाबाद से भी निकली थी, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें आके शामिल हुए थे। साफ तौर से उस रैली में पूरी तरीके से कोरोना के जो वायरस है उसे फूटने को पूरा बढ़ावा दिया गया। क्यों? क्योंकि उस रैली के अंदर ना तो किसी ने मास्क लगाया था और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही दूर तक नहीं थी। लगातार भीड़ जमावड़ों के साथ चल रही थी, लगातार जगह जगह अगर पॉइंटों पे बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, जहां पे वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे हुए थे। ना किसी ने मास्क लगाया हुआ था और ना सोशल डिस्टेंसिंग थी। हम आपको बता चले जो सायाबाद के विधायक सुनील शर्मा है, जब उस रैली के 1-2 दिन बाद ही उनकी तबियत खराब हुई और जब वो हॉस्पिटल में उन्होंने अपना इलाज करवाया तो उसमें साफ तौर पर उनका कोविड टेस्ट हुआ, जिसमें साफ तौर पर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो साफ तौर पर तय है कि इन रैलियों का प्रभाव भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ उस जनता के पास भी है, जिस जनता से वो निकलते हुए जाते हैं। दूसरी तरफ उन पुलिसकर्मियों के ऊपर भी है जो उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं। जी त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या ये भी देखा आपने कि आम जनता जो मास्क नहीं लगा रही है तो उनकी चेकिंग हो रही हो, कहीं उन पे चालानी कार्रवाई की जा रही हो? मैं आपको बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। 25 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू लागू होने का ऐलान हुआ था, जिसमें रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की बात कही गई थी। आज भी धरातल पर उस नाइट कर्फ्यू का पूरी तरीके से उल्लंघन होता है, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई देती है। दूसरी तरफ गाजियाबाद पुलिस को सतर्कता बरतनी चाहिए और जगह जगह पे चेकिंग करते हुए उन लोगों के चालान काटने चाहिए जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, खासकर उन एरियाओं में जहां पे बाजार लगते हैं। मतलब साफ तौर पे तय है कि अगर गाजियाबाद पुलिस अपनी तरफ से थोड़ी सी सतर्कता बरते और लोगों के चालान काटने शुरू करे तो लोग भी थोड़े से डर के मारे मास्क पहनना शुरू कर देंगे। लेकिन बाबा, उनके तो चालान काट दोगे आप, जो रैली में जा रहे हैं उनके चालान कौन काटेगा? ये बिल्कुल सही बात है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सत्ता का समर्थन करते हुए पुलिस भी नतमस्तक हो जाती है और यही वजह है कि इन लोगों को इतना बढ़ावा मिलता है। लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ ये खड़े तो हो जाते हैं आगे, लेकिन कार्रवाई करने के लिए ये पीछे क्यों हटे रहते हैं। जी त्रिपाठी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वैभव, अच्छी जानकारी दी आपने। हम चलते हैं गौतम बुद्ध नगर, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता कैलाश चंद्र हैं। कैलाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी कैलाश जी, गौतम बुद्ध नगर एक तरह से पूरी तरह से व्यवसायिक नगर कह सकते हैं उसको, सारी इंडस्ट्रीज सारा सब कुछ वहीं पे है। आपने वहां क्या देखा और अभी फिलहाल गौतम बुद्ध नगर में कितने पॉजिटिव
पेशेंट हैं और पिछले 1-2 दिन में कितने पॉजिटिव पेशेंट निकले हैं कोरोना के, और ओमिक्रॉन के कितने पेशेंट हैं? जी देखिए, अगर पिछले 2 दिनों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर जो कोरोना का एक तरह से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। जो इन्होंने की जन समर्थन की जो इनकी रैलियां निकल रही थी लगातार, जो इन्होंने नियम कानून, जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग थे, इन्होंने नियम कानूनों को अपने ताक पर रख रखा था, उसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यदि पिछले 2 दिनों में देखा जाए तो अगर माना जाए तो 4 तारीख को 165 केस थे और 5 तारीख को 511 आई, और आज 6 तारीख को सीधे 600 केस पहुंच गए थे। इस तरह देखा जाए तो जो इनकी जो जन विश्वास यात्रा थी या रैलियां थी या जगह जगह इनके संबोधन जो चल रहे थे, उनका खामियाजा अब पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। देखा जाए तो ये रैली आपने जैसा कहा कि बीजेपी की रैली की बताया, क्या सपा की, बसपा की या किसी और की भी रैली होती है तो वहां भी तो इसी तरह स्थिति होती होगी? जी देखिए, सपा बसपा या अन्य जो पार्टी है उनको पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं तक सपोर्ट देता था, उनको कम से कम लोग उनकी रैलियों में आते थे। लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी होती थी उनके बारे में पुलिस भी कुछ कहने से कतराती थी, पुलिस प्रशासन भी नहीं कह पाता था। जब हम उन जनप्रतिनिधियों से पूछते थे कि भाई इतनी रैली में इतने लोग आए हैं और कोरोना का कार्यकाल चल रहा है, दूसरी बात दूसरे उसमें देखा जाए तो जो पहले आपसे 1 साल पहले जो भयावह स्थिति देखी थी उसको भी भागना चाहिए था। तो बड़ी नहीं, तो क्या ऐसा आपने देखा कि सपा या बसपा या कांग्रेस की रैली में पुलिस सख्त हुई हो और जो रैली में शामिल हैं उन पे चालान किया गया हो? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कभी जहां रैलियां हो रही हो या बहुत बड़ा जनसैलाब आ रहा हो वहां पर चालान कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो धारा 144 है उसका सीधा सीधा उल्लंघन कर लिया जाता है। तो मतलब यही हुआ ना कि सियासी दल कोई भी हो, आपने जैसे कहा कि जो सत्ताधारी दल के लोगों से थोड़ा सा दब जाते हैं, प्रशासन दब जाता है, लेकिन बाकी दलों की भी रैलियां हो रही, उनमें भी तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो सब जैसे एक सब धान बारिश पसेरी एक कहावत है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह जो उनमें कुछ कहीं तक कुछ रियायतें जरूर हो जाती हैं, पुलिस उन पर तो सख्ती बरतती है, पब्लिक को दूर कर देती है, मगर इनके पीछे जो सत्तारूढ़ पार्टी है इनका सबसे बड़े जो पब्लिक कहती है वो यही कहती है कि हमारे बुलाने के लिए हमें बुला तो लेते हैं लेकिन हमारे साथ कोई किसी तरह की कोई सुविधाओं का सारा अभाव हो जाता है। यहाँ पर जन सैलाब इस तरह पलटता है कि उसका किसी तरह के भी कोई भी सारे जितने भी कोरोना के नियम है वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये बताइए कि वहाँ वैक्सीन कितनी लग रही है प्रतिदिन अभी भी, और जांच कितनी हो रही है गौतम बुद्ध नगर? देखिए, जांच का जो स्तर है वो करीब 5-6 हजार केसों की रोज जांच की जा रही है, और जो वैक्सीन है वैक्सीनेशन भी प्रॉपर किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के मामले में अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर कहीं तक बहुत आगे पहुंच चुका है, लगभग 90+ के आसपास यहाँ पर जो वैक्सीनेशन कर दिया जा चुका है। यहाँ पर 2 हॉस्पिटल ऐसे हैं सरकारी जिनमें लगातार वैक्सीनेशन का काम कंटिन्यू चलता रहता है, और कुछ प्राइवेट संस्थान भी ऐसे दिए गए हैं जहाँ पर उनका वहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रियाएं कंटिन्यू चलती ही रहती हैं। जी। और जांच आपने कितना बताया, प्रतिदिन कितनी जांच हो रही है? करीब 5 से 6 हजार जांचें की जा रही हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में ऐसे कई वैक्सीनेशन सेंटर हैं जिन पर लगातार अब की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है वो भी बहुत स्मूथली यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। अच्छे ठीक जो बड़े बड़े कॉलेज हैं उनमें अच्छे सुविधाजनक पूरी तरह से उनका वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण से सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अनमोल श्रीवास्तव है उन्नाव से। अनमोल जी, मेरी आवाज आ रही? यस सर। जी सर। उन्नाव की क्या स्थिति, आज की स्थिति में आज कितने पेशेंट नए मिले हैं? कल का जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ होगा उसमें आया होगा, अभी तो आज का नहीं जारी हुआ। और कितने पिछले 3 दिन का आंकड़ा बताइए कि कितने कितने मिल रहे थे? सर देखिए, अगर बात की जाए उन्नाव की तो उन्नाव में आज जो सैंपल आया था वो 2830 लोगों का दिया गया था, और RT-PCR जांच में 1868। अब तक जो सैंपल पॉजिटिव आए उसमें से 4 आए हैं और उसमें 3 पुरुष हैं, 1 महिला है, और उसमें पुरुष में पूर्व राज्य मंत्री अशोक कुमार सिंह बेबी हैं। अगर प्रथम डोज की बात की जाए तो अभी प्रथम डोज फिर बताइए कितने पेशेंट निकले पिछले 3 दिन में? सर पिछले 3 दिन में है जो 4 लोग यहाँ पॉजिटिव आए हैं। हाँ। 4 लोग पॉजिटिव आए, उसमें 3 महिला हैं। हाँ। और 3 पुरुष हैं, 1 महिला है। पूर्व राज्य मंत्री अशोक कुमार सिंह बेबी इसमें शामिल हैं। और सर अगर बात की जाए पहले प्रथम डोज की तो अभी प्रथम डोज में भी यहाँ पर लगभग 2,50,000 लोग अभी प्रथम डोज से बाकी हैं, और दूसरी डोज से अभी लगभग सर 2,25,000 लोग अभी भी छूटे हुए हैं। इसीलिए जिलाधिकारी महोदय ने कल एक उत्सव के रूप में नगर पालिका व नगर पंचायत में वैक्सीनेशन का काम शुरू किया है, और उन्होंने इसको प्रमुखता से करने के लिए सभी अधिकारियों को, सभासदों को व नगर निगम के अधिकारियों को सबको बताया है कि यहाँ पर जो लोग छूटे हुए हैं उनको तो ये डोज दी जाए। और सर यहाँ पर
जो मेडिकल सेंटर भी बनाए गए हैं, सरस्वती मेडिकल सेंटर है और औरात में भी बनाया गया है। और यहाँ जो बात की जाए अगर ऑक्सीजन प्लांटों की, तो उन्नाव जिले में लगभग 4 ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुके हैं। और अब 18 साल के बच्चों को ऊपर का टारगेट जो दिया गया है उन्नाव जिले में, 18 साल से बच्चों के नीचे, 18 साल से नीचे, सॉरी सर, जी सर, जी 18 साल से जो नीचे दिया गया सर 2,18,000 दिया गया है। उसमें से सर 31,404 लोगों को प्रथम डोज दी जा चुकी है। चलिए, कोई मृत्यु की सूचना तो नहीं है कोरोना पॉजिटिव को लेकर? नहीं सर, अभी कोई सूचना ही नहीं। लेकिन जो जिस प्रकार से यह चुनाव को, अगर चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संभावित प्रत्याशी गांव-गांव में जाकर ये मेला लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे साफ तौर से ये कहीं ना कहीं कोरोना को दावत दे। अगर बात की जाए उन्नाव जिले में तो सर आदमी काफी लापरवाह दिख रहा है। क्यों, कभी अखिलेश यादव भी आए थे यहाँ पर, अमित शाह जी भी आए थे। उनकी रैलियों को देखते हुए ये महसूस हो रहा था कि कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं कोरोना का। चलिए, कोई पुलिस प्रशासन आम जनता के प्रति कैसी है? क्या उनको जबरदस्ती गाइडलाइन पालन कराने के लिए दबाव दे रही है, चालान काट रही है मास्क न पहनने पे? आम जनता के प्रति कैसा है पुलिस प्रशासन का व्यवहार? आम जनता के प्रति पुलिस प्रशासन का अभी कोई इस प्रकार का दबाव यहाँ नहीं दिख रहा है। आम जनता बिना मास्क के घूम रही है और न ही यहाँ पर कोई गाइडलाइन जारी की गई है। हाँ, ये जरूर है, जिलाधिकारी महोदय ने जो उन्नाव जिले की मार्केट है उसको डे बाई डे खोलने के आदेश दे दिए कि किस दिन कौन सी मार्केट खुलेगी। और सुबह शाम को जो नाइट कर्फ्यू लग रहा है उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ आदेशित कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चलते हैं रामपुर, जहाँ से हमारे साथ है हमारे सहयोगी अशोक शर्मा। अशोक जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, आ रही। अशोक, आवाज आ रही मेरी? जी जी सर। चलिए अशोक जी, सवाल वही है कि कितने लोग, आपके वहाँ की आबादी कितनी, रामपुर जिले की, कितने वैक्सीनेट हो चुके हैं, दोनों वैक्सीन कितने को लग चुकी है? और सबसे पहले कितने अभी पिछले 3-4 दिन में क्या आपके यहाँ भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए हैं, और आए हैं तो कितने आए हैं? सर, अगर बात की जाए रामपुर की तो कल तक की जो रामपुर की आंकड़ा है वो 25 है। और कल के बाद में आज के आंकड़े में 18 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें हालांकि ऐसे कोई नॉर्मल पॉजिटिव है, उन्हें जो है होम क्वारंटाइन किया गया है। और अगर स्वास्थ्य विभाग की माने तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है L1 L2 में जो है 5 सेंटर बनाए गए हैं। जहाँ पर स्वार है, स्वार में 30 बेडों का सेंटर बनाया गया है। वहीं बिलासपुर है, बिलासपुर में भी 30 बेडों का सेंटर बनाया गया है, और साबाद है उसमें भी। लेकिन अगर बात की जाए तो शहर में जौहर यूनिवर्सिटी है, उसमें 90 बेडों का सेंटर बनाया गया है, और जिला चिकित्सालय में 100 बेडों का सेंटर बनाया गया है, जिसमें प्रशासन पूरी तरह से जो है अपनी मजबूती पर फैलाए हुए हैं। और लगातार प्रशासन पूरी मजबूती बनाए हुए हैं, लेकिन साथ में ये जानना चाहेंगे कि जांच कितनी हो रही है प्रतिदिन जिले में? देखिए, प्रतिदिन अगर सर बात की जाए जांच की तो लगभग 1200 से 1500 लोगों की जांच यहाँ पर की जा रही है। और लगातार जो है, जो वैक्सीनेशन की बात की जाए, डोज भी लोगों को भारी मात्रा में यहाँ पर लगाई जा रही है, क्योंकि ANM द्वारा भी जगह जगह सेंटर बना करके उनकी जो है उन्हें डोजें दी जा रही है। जी, एक बार फिर बताइए, कोरोना पेशेंट कितने मिले हैं पिछले 3 दिन में? सर 6 तारीख की अगर बात की जाए तो 25 कोरोना पॉजिटिव लोग थे, जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। वहीं अगर आज बात की जाए तो आज 18 लोगों को भी पॉजिटिव होने के बाद में होम क्वारंटाइन किया गया है, और उनके वहीं पर मेडिसिन देने के बाद में उनका जो है 4 होम क्वारंटाइन में किया जा रहा है। जी अशोक जी, कोई मृत्यु की खबर तो नहीं है? नहीं, हालांकि सर मृत्यु अभी तक नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो लोग हैं उनमें कुछ ज्यादा लक्षण पॉजिटिव वाले पाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन थोड़े से लक्षण है जिसकी वजह से उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। जी, क्या ये जो आपको कुछ इस तरह की जानकारी है कि जिनको दोनों डोज लग गए हैं उनको भी कोरोना हुआ है, और अगर हुआ है तो गंभीर रूप से बीमार हो? अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी कोई बात नहीं बताई है, क्योंकि जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने यही बताया कि वो लोग हैं जिन्हें जो है वैक्सीन नहीं लगी है, वो वही पॉजिटिव आए हैं। हालांकि ऐसा कोई भी अभी केसेस नहीं आया जिन्हें डोजे लगने के बाद में जो पॉजिटिव आए हो। जी, चलिए, और आपने वहाँ राजनीतिक रूप से रामपुर काफी महत्वपूर्ण है, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर है कि कोई राजनेता को भी कोरोना के लक्षण पाए गए हों? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है कि जो राजनेता है उन्हें कोई कोरोना हुआ हो। लेकिन हालांकि ये अभी संज्ञान में आया है कुछ देर पहले कि जो यहाँ पर CMO थे, जो अभी रिटायर्ड हुए, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
और कोरोना पॉजिटिव पाने के उसमें पूरे जो है ऑफिस की जो है क्वारंटीन कर दिया गया है यहाँ पर। ये बताइए कि जो रैलियां हो रही है, चुनाव प्रचार हो रहे हैं, उनमें किसी तरह का गाइडलाइन का पालन हो रहा है? देखिए सर, गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो हालांकि यहाँ अदरवाइज कोई भी पार्टी का अभी रैली नहीं हुई है, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी की रैली हुई थी, उसमें भी कोई भी गाइडलाइन जो यहाँ पर देखने को नहीं मिली, कोई भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। वहीं अगर बात की जाए तो 1 तारीख में मुख्यमंत्री जी का दौरा था रसोल्डा में, तो वहां पर भी भारी संख्या में जो है भीड़ देखने को मिली, लेकिन हालांकि कोई ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क का प्रयोग जो है वहां पर भी देखने को नहीं मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं अलीगढ़, जहां से हमारे साथ अर्जुन देव हमारे संवाददाता हैं। अर्जुन जी, मेरी आवाज आ रही? सर आ रही है। अलीगढ़ की क्या स्थिति है अर्जुन जी? वहां पिछले 3 दिन में कोरोना के कितने पेशेंट आए, नहीं आए, या ओमिक्रॉन के भी पेशेंट हैं क्या वहाँ? जी मैं आपको बताऊँ, अलीगढ़ शहर के अंदर इसका एग्जीबिशन लगी पड़ी है। एग्जीबिशन में कोई भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही मास्क का पालन हो रहा है। और अलीगढ़ के जिलाधिकारी जो है उनका एक आमदनी का जरिया है। अलीगढ़ शहर के अंदर जो एग्जीबिशन लगी है उसमें लोग जरिए हजारों। अर्जुन देव जी, मैंने आपसे पहला सवाल ये किया है अर्जुन जी कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए हैं क्या, कोरोना पेशेंट आए हैं क्या वहाँ पिछले 3-4 दिनों में? 149 लोगों की लोग एप्लीकेशन आ चुके हैं, आज केवल 2 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कितना? 149 आज आए हैं? जी हाँ, टोटल 149 3 दिन के अंदर केवल 8 सुबह 63 लोग निकले एक साथ। अच्छा, जांच कितनी हो रही है वहाँ प्रतिदिन? जी मैं आपको बताऊँ, जांच के नाम पर केवल खाना पूछती है। जो प्राइवेट लैबों से जो आए हैं, कोई सरकारी अलीगढ़ शहर के अंदर कहीं भी सरकारी जो जांच हो रही है वो नहीं हो पा रही है। मैंने फिर से एक बार बताइए, खाना पूर्ति का मतलब कि जो रेलवे स्टेशन हो या अन्य जगह हो, बस स्टैंड हो, जो बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच हो रही, या जिनकी कुछ तबियत खराब होती वो जांच करा रहे हैं, उनका है ये आंकड़ा? जी अलीगढ़ शहर के अंदर कहीं भी, ना तो बस स्टैंड देख लो या रेलवे स्टेशन देख लो, कहीं भी कोई जांच नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना मास्क का हो रहा है। अलीगढ़ शहर के अंदर एग्जीबिशन लगी पड़ी है, जो एग्जीबिशन रात को 10 बजे तक चल रही है। और 10 बजे के अलावा कहूँ अलीगढ़ के अंदर कर्फ्यू लगा पड़ा है, रात को 10 बजे सुबह 6 बजे तक, लेकिन एग्जीबिशन आपको रात को 2 बजे आएंगे तो आपको एग्जीबिशन के अंदर भीड़ मिलेगी देखने को। रैलियों का क्या हाल है अलीगढ़ में? कोई किसी तरह का पालन? 2 दिन पहले जी मैं बता दूं, 2 दिन पहले अलीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, जिन्होंने 7 करोड़ का विद्युत का उसमें शिलान्यास किया था। इसके अलावा उन्होंने 760 करोड़ का। जी अर्जुन जी, मेरी आवाज आ रही? जी सर, जी आ रही है। नहीं, किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो, चाहे जो भी पार्टी हो, सत्तारूढ़ दल हो, विपक्ष हो, सबका यही स्थिति है? जी मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ शहर में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो रहा है। चलिए, हम बरेली चलते हैं, जहां से बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी आपका। अशोक शर्मा है बरेली से। अशोक जी, मेरी आवाज आ रही? जी अच्छा, नमस्कार, आवाज आ रही है आपकी? जी, बरेली की क्या स्थिति है अशोक जी? भाई साहब, बरेली की स्थिति अगर हम 3 दिन पीछे आपने देखते हैं तो हमारे पास 151 थे। हाँ, और आज जो हमें आंकड़ा मिला है वो 53 का मिला है पॉजिटिव का। एक बार फिर बताइए, 151 कब थे? ये 3 दिन पहले से लेकर कल शाम तक। आज सुबह जब जानकारी दी गई है स्वास्थ्य विभाग से तो 53 और नए पॉजिटिव केस आ गए। तो कुल मिला के एक्टिव पेशेंटों की संख्या कितनी हो गई है? कुल 151 और 53 मान की चल जाएगा कि ये 200 से ऊपर निकल जाए। चलिए, अच्छा ये बताइए कि जांच कितनी हो रही है? पूरे रायबरेली में कितने जांच सेंटर हैं? जांच हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है तो कितने लोगों की हो रही है जांच, मतलब RT-PCR टेस्ट? शहरी क्षेत्र की बात करें तो हम बताते हैं यहाँ स्वास्थ्य विभाग के जितने भी केंद्र बनाए गए हैं सब तक जांच बराबर हो रही है। लगभग 300, 400, 300-400 की जांच जो है एक केंद्र पर हो रही है। कुल 8 केंद्र है शहर के अंदर। मतलब 2,500 से 3,000 पेशेंटों की जांच 3,000 लोगों की जांच हो रही है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, वैक्सीन कितने लोगों को लग गई है, कुछ आंकड़ा है आपके पास? वैक्सीन का आंकड़ा मान के चले तो इस समय हमारे 75% के आसपास वैक्सीन लग चुकी है और शासन आदेश हुआ है कि घर घर वैक्सीन लगेगी। नहीं, क्या कितने लोगों को लग चुकी है? 75% जनता को वैक्सीन लग चुकी है।
अच्छा शर्मा जी, आप तो काफी अनुभवी आदमी है, मैं ये जानना चाहूंगा जो दूसरी लहर थी उसमें जो बरेली की जो हाल थे उसके अपेक्षा इस बार कितने इंतजाम पहले से बेहतर हैं या उतने ही इंतजाम है? देखिए, पिछले अगर आंकड़ा हम देखते तो उस समय तो बहुत भयावह स्थिति थी हमारी बरेली की, और जिसमें बहुत कैजुअल्टी भी हुई थी। हाँ, पर प्रशासन ने शासन आदेश अनुसार इस समय बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। कोविड केंद्र बना रखे हैं जिसमें 300 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है जो स्पेशल है। ठीक, चलिए स्पेशल। अच्छा, तो मतलब पिछली बार ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर के या अन्य मेडिसिन इंजेक्शन को लेकर के जिस तरह से मारामारी हुई थी वो आपके जहन में है? किस तरह से क्या स्थिति थी पिछली बार? जी त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं कि पहले जो ऑक्सीजन की परेशानी थी वो अब ना के बराबर दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरे जनपद में जो है बरेली शहर की बात करें तो करीब 6 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जो कि एक मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगाया गया है, और अलग अलग कई जगह बनाए गए, इको प्लांट है और अन्य कई प्लांट हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी देने के लिए। हम चलते हैं पंकज कुमार जो रायबरेली से हैं। रायबरेली तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। पंकज जी, मेरी आवाज आ रही? जी पंकज जी, रायबरेली की क्या हाल है? वहां भी क्या पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ रही है? सर, रायबरेली की बात किया जाए तो रायबरेली में लगातार कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट लगातार मिल रहे हैं, जिसमें से एम्स हॉस्पिटल में लगातार 3 दिनों से मरीज मिल रहे हैं। आज 12 लोग एम्स हॉस्पिटल के मिले, जिनमें स्टाफ नर्स और वहाँ के संबंधित लोग हैं 4 अन्य अलग अलग क्षेत्रों से। रायबरेली में लगातार कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जांचें करवा रहा और रियायतें लोगों को और लोगों से अपीलें भी कर रहे हैं कि आप लोग मास्क और 2 गज की दूरी बना के रखें। देख, आपके आंकड़े हैं क्या आपके पास कि कितने कुल मरीज हैं इस समय? सर, आज अब तक के एक्टिव मरीज 63 हो गए हैं। अभी 3 दिनों से, अभी 5 तारीख को 15 एम्स हॉस्पिटल में निकले थे और 6 तारीख को 19 लोग निकले हैं। आज एम्स हॉस्पिटल में फिर अभी कुछ देर पहले की जो रिपोर्ट आई, जिसमें से 12 लोग वहाँ के संबंधित जो स्टाफ नर्स जो अन्य पद पर तैनात है उन लोगों, और 4 जो है जो अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले, उनको भी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी को होम क्वारंटीन करा दिया गया है। पिछली बार की तुलना में इस बार क्या कुछ बेहतर व्यवस्था की गई है? मतलब हमारा कि बेड बढ़ाए गए हों, ऑक्सीजन बेड बढ़ाए गए हों, हॉस्पिटल बढ़ाए गए हों, क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाए गए हों? सर, जैसा कि पिछली बार का देखा जाए, अब की बार क्योंकि जब कोरोना 2 आया था तो काफी स्थितियां जो पूरे उत्तर प्रदेश में रायबरेली की भी काफी खराब थी। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहले से यहाँ से एक बैठक कर ली, जो यहाँ पे यंटू हॉस्पिटल थी जो पे वहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी कम थे। अब अभी 2 दिन जब लगातार 3 मरीज मिले तो वहाँ की उनकी संख्याएं लोगों बढ़ा दी गई। जो ऑक्सीजन के प्लांट है रायबरेली में अतिरिक्त हो गए हैं। हाल में ही मंत्री आए होते हैं जो उसका उद्घाटन भी विधायक के, जो हर विधानसभा में 1-1, 2-2 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि रैलियां जो हो रही हैं, रायबरेली तो सोनिया जी का क्षेत्र है तो वहाँ कांग्रेस भी मजबूत है, रैलियां हो रही है, उसमें किसी तरह से कोई सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन का पालन हो रहा है, चाहे बीजेपी की हो, सपा के हो, कांग्रेस की हो? तो बात किया जाए, अभी 31 दिसंबर को सीएम योगी का रैली थी, उसके बाद से फिलहाल अभी तक कोई रैली नहीं की गई है रायबरेली में। और उसके लेकर प्रशासन चारों तरफ से व्यवस्थाएं कर रहा है, जैसे गांव-गांव होम क्वारंटीन, जो 15 से जो ऊपर के लोग हैं उनको जागरूक है, उनको भी जो कोरोना की डोज है प्रथम विधि उनको भी दिया जा रहा है। अच्छा, वहाँ आपके पास नॉलेज में है क्या कुछ रायबरेली जिले में द्वितीय वेरिएंट में दूसरी लहर यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुछ है क्या आपके पास जानकारी? 25 दिसंबर को एक विदेश की महिला आई थी जो रायबरेली के रहने, उसको ओमिक्रॉन हुआ था, पर उसके बीच में रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। और अब पहले पिछली बार की दूसरी लहर में पूछ रहा हूँ कि उस समय जो डेथ हुई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, तो रायबरेली से भी कितनी हुई थी? सर, रायबरेली में भी काफी मौतें हुई थी, 100 के समथिंग लोग थे। चलिए, सोनिया जी का दौरा कब से नहीं हुआ? रायबरेली कब से नहीं आई सोनिया जी?
सोनिया जी तो फिलहाल लोकसभा का जब चुनाव जीती थी, एक बार रायबरेली आई थी, उसको लेकर अभी तक रायबरेली का उनका आगमन नहीं हो पाया। जब भी उनके जो नेता है, जो जिलाध्यक्ष, वो ये बताते हैं उनकी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो नहीं आ पा रही। फिलहाल अभी हाल में ही प्रियंका जी भी रायबरेली आई थी, जो लड़की हूँ का नारा लेकर यहाँ पर एक चौपाल लगाई हुई थी रायबरेली में। बाकी सोनिया जी की तरफ से कोई वहाँ प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो जो काम देखता हो? जो उनके प्रतिनिधि के.एल. शर्मा है, वो भी हफ्ते में 15 दिन में रायबरेली आ जाते हैं। और फिलहाल उनके द्वारा जो कोरोना के बीच में बांटी गई थी, फिलहाल वो अपने विज्ञानी बनाए हुए हैं। जो भी यहाँ के लोकल मेंबर हैं, जो भी उनको दिशा निर्देश दिया जाता है वैसा वो पालन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत पंकज जी, आजमगढ़ चलते हैं। मनीष पांडे हमारे साथ है। मनीष, मेरी आवाज आ रही? जी सर, त्रिपाठी सर आवाज आ रही है जी। आजमगढ़ में क्या स्थिति है? क्या वहां भी कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं? जी, आपको बता दें कि अब तक आज 3 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार 20 संक्रमित केस मिले हुए हैं और सबसे अधिक मरीज पीएससी कैंप में मिले हुए हैं, क्योंकि मरीज पीएससी कैंप दूसरी वाहिनी के शामिल है। ऐसे में क्या 20 मरीज? ऐसे में स्वास्थ्य महकमा पीएससी कैंप में रहने वाले करीब 450 लोगों का सैंपलिंग लिया गया है, जबकि अन्य मरीजों के संपर्कों में आए हुए मरीजों का भी सैंपल लिया गया। अब तक लगभग 1500 लोगों का सैंपलिंग लिया जा चुका है। तो कितने पॉजिटिव पेशेंट आए हैं? 20 पॉजिटिव पेशेंट अब तक हो चुके हैं। पूरे अलीगढ़ में 20 कोरोना पॉजिटिव हैं। आजमगढ़ में सर, आजमगढ़ में सॉरी, हाँ माफ करिएगा, आजमगढ़ में 20 कोरोना पॉजिटिव हैं। जी जी, जिले में अब तक संक्रमित 20 मरीज मिले हुए हैं। सभी का घर पर ही इलाज हो रहा है। निगरानी समितियों को सक्रिय करके उनके पास पर्याप्त मात्रा में दवा भिजवाई गई है और व्यवस्थाएं स्वरूप रूप से संचालित की गई। सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहते हैं त्रिपाठी सर, शहर से लेकर गांव तक नियमों की अनदेखी की जा रही है। अब कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर की भले ही आग मिल रही हो, लेकिन जिले में बीते दिसंबर के अंत से अब तक 7 तारीख तक जो है 20 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं और तीसरी लहर की आग के बावजूद भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। रैलियों में क्या हो रहा है? राजनीतिक रैलियों में क्या हो रहा है? जी, राजनीतिक रैलियों में तो यहाँ आजमगढ़ को सपा का गढ़ बोला जाता है, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी टक्कर देने के लिए मजबूती से 10 विधानसभा में रैलियों में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गाइडलाइन का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं सर, रैलियों में गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी की रैली हुई है, वहाँ भी गाइडलाइन का पालन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की भी रैलियां हो रही है, उसमें गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। चलिए, वैक्सीन कितनी लग चुकी है? आपके पास है आंकड़े क्या? पूरे आजमगढ़ जिले में कितना प्रतिशत वैक्सीन लग चुकी है, पहले या दूसरा डोज? अब तक सब 3,87,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अब 2 जनवरी से सर और 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन का कार्य शुरू हो चुका है। लगभग 16,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है आजमगढ़ में सर। चलो, पिछला कुछ याद है आपको, पिछली लहर का, कि कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? जी, पिछली लहर में सर आजमगढ़ में 135 लोगों की कोविड से मौत हुई थी, जो कि आजमगढ़ में। और अदर जिलों में जाके जैसे लखनऊ हुआ, पूरा बनारस में गए तो वहाँ का आंकड़ा भी लगभग 93 है सर। लगभग 286 लोगों की मौत आजमगढ़ में हुई कोविड से। चलिए, इस बार पहले की अपेक्षा पिछले की तुलना में कुछ बेहतर इंतजाम स्वास्थ्य को लेकर के किए गए हैं प्रशासन के द्वारा? जी जी, स्वास्थ्य को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं और पहले से स्थिति नहीं चल रही, अस्पतालों की व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी है और बाहर से आने वाले लोगों पे निगाहें ज्यादा है और मुंबई से आने वाले, ट्रेन से आए या बस से आए, सबकी सैंपलिंग होती जा रही है। और अगर ऐसे में कोई मरीज मिल रहा है तो उसको जो है किट के साथ उसको घर पे व्यवस्था की जा रही है और हर जगह कैंप लगाए गए हैं, 50-50 किट की व्यवस्था की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम चलते हैं हमारे संपादक राघवेंद्र जी के पास। राघवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। आपने भी सुना होगा सारे जिलों के जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनके हालात क्या हैं। अब बताइए, ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होने जा रही है? और सबसे बड़ी बात यह कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ लोग हालांकि इसको मजाक कहते हैं कि क्या दिन में कोरोना सोता है, रात में जगता है? देखिए सर, सरकार की भी दुश्वारी है, क्योंकि चुनाव के वक्त पे कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। अगर आम जनता के ऊपर पेनाल्टी लगाती है मसला है, तब भी मानिए वोट कटेगा। अगर व्यापारियों की दुकानें बंद कराती हैं तब भी वोट कटना है। तो वोट की भी चिंता है, कोरोना की भी चिंता है। दोनों की चिंता में सरकार कसम पड़ी है, पिस रही है। पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को साफ निर्देश है अघोषित रूप से कि आप किसी का चालान नहीं करेंगे, क्योंकि चालान करने से वोट कट सकता है। क्योंकि किसी आदमी के सर पे नहीं लिखा कि भाजपा का, कि बसपा का, कि कांग्रेस का है।
तो कुल मिला के तैयारियां सरकार कर रही है, दावे भी कर रही है, लेकिन जो गाइडलाइन का पालन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और संभव भी नहीं है, क्योंकि सभी पार्टी दफ्तरों में इसमें टिकटार्थियों की इतनी भीड़ है कि न चाहते हुए भी नेता उनसे दूर नहीं रह सकते हैं। तमाम नेता चपेट में आए, शिव प्रताप शुक्ला जी केंद्र बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की चपेट में आ गए हैं। तो इस तरह से लोग चपेट में आ रहे हैं, आम जनता जांच करा रही है। अब जहां तक टीकाकरण की बात है सर, कुल 21 करोड़ 5 लाख टीके अब तक उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं, जिसमें से पहली डोज वालों की संख्या 13 करोड़ 25 लाख है। इसका मतलब अभी 8 करोड़ के आसपास ही लोग दूसरी डोज टीका लगवाए हैं, जो थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का कहना है कि दोनों डोज लगने के बाद अगर कोविड होता भी है तो बहुत घातक नहीं होगा, थोड़े बहुत सिम्टम आएंगे और आदमी जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो टीकाकरण की रफ्तार है वो भी तेज है। 1.5 से 2 लाख टीके पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। सबसे खराब स्थिति गांव की है। गांव में दावे बहुत किए जा रहे हैं कि प्रधानों के मार्फत हम टीका लगवाएंगे, ग्राम पंचायत समितियां बनाएंगे, आशा बहुओं को लगाएंगे, लेकिन वह फलीभूत नहीं हो पा रहा है। शहरों में लोग टीका लगवाए हैं, दूसरा डोज भी लग चुका है लगभग सभी को, और वह आंकड़ा 86% से ऊपर पहुंच चुका है। तो कुल मिला के स्थिति भयावह। अगर रैली पे निर्वाचन आयोग कोई सख्ती नहीं लेगा तो इन राजनीतिक दलों की नैतिकता इतनी नहीं है कि वो रैली से दूर हो जाए और अपना प्रचार बंद कर दें और भगवान भरोसे ये चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि चुनाव में पैसा खर्च हो चुका है, सभी दलों का प्रत्याशी तय हो चुके हैं लगभग, केवल घोषणा होना बाकी है। सरकार अपनी जितनी योजनाएं थी सबका शिलान्यास उद्घाटन कर चुकी है, अभी कर भी रही है। तो आने वाले दिनों में भी रैलियां और तेज होंगी। तो तय मानिए सर कि जितनी रैलियां उतने कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में। अब निर्वाचन आयोग के ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या वह चुनाव टालेगा या कुछ कड़ाई से पाबंदियां लागू करेगा। इतना जरूर किया निर्वाचन आयोग ने कि जो मतदान कर्मी है वो फेस शील्ड लगाकर मतदाताओं को पर्ची वगैरह देंगे और वोट डलवाएंगे, और मतदाताओं के लिए भी ग्लव्स अनिवार्य कर दिया जा रहा है कि ग्लव्स पहन के जाएंगे मतदान डालने। इसको लेके भी राजनीतिक दलों में मतभेद है कि एक गरीब आदमी 10 रुपए या 15 रुपए का ग्लव्स कहां से खरीदेगा। तो हर कदम पे चिंताएं हैं और केवल चिंता लोग कर रहे हैं, उसका कोई एहतियात नहीं बरता जा रहा है। बाजारों में आप दुकानों पे जाइए, नो मास्क नो एंट्री लिखा हुआ है, लेकिन सारे कर्मचारी सारे ग्राहक दुकानों में घूम रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। एक फॉर्मेलिटी के तहत एक लिख दिया जाता है कि सैनिटाइज करके ही अंदर प्रवेश करें, मास्क लगा लें, लेकिन इसका पालन कहीं हो नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा, चिंता बहुत जबरदस्त है। चिंता इस बात की नहीं है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा, चिंता इस बात की है कि सत्ता किसके हाथ आएगी, ये बड़ी चिंता है। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा आपसे बहुत संक्षेप में कि पिछली बार दूसरी लहर का भी अनुभव आपने किया, पहली लहर का भी किया, तो पिछली लहरों के मुकाबले इस बार स्वास्थ्य सेवाएं कैसी रहेंगी, किस तरह से कुछ बेहतर व्यवस्था हुई है, बेड बढ़ाए गए हैं, पर्याप्त जो उसको लेकर के मेडिसिन पर्याप्त उपलब्ध होगी, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर अन्य चीजें उपलब्ध होंगी क्या अगर पॉजिटिव पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो? जी बिल्कुल व्यवस्था की गई है सर, सरकार लगातार कोशिश कर रही है व्यवस्थाओं को इजाफा करने में। लोहिया अस्पताल, लोक बंधु अस्पताल, इसके बाद SRM मिश्रा अस्पताल, तमाम अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि अभी 1600 से 1700 मरीज अस्पतालों में है, बाकी अपने घरों में क्वारंटीन है। तो कुल मिला के अस्पतालों की तैयारी तब परखी जाएगी जब आपदा बड़ी आएगी। पिछली बार भी सरकार दावा कर रही थी कि हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन जब डेल्टा प्लस के मरीज बढ़े तो अस्पतालों में ऑक्सीजन कमी पड़ गई, बेडों की कमी पड़ गई, नर्सिंग होम को भी निजी खोला गया कि यहाँ कोविड मरीज भर्ती किए जाए। लेकिन सब एक दावे हैं, दावों में हकीकत में बड़ा अंतर हो जाता है। अब जब आप दावे कर रहे हैं कि हम बेड बढ़ा रहे हैं, सारी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, तो 5 साल का वक्त हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, संविदा पे कर्मचारी रखे गए हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि दो लहर देख चुके हैं डॉक्टर भी और पैरामेडिकल स्टाफ भी, थोड़ा अनुभव उनको हो भी गया है। 2 लहरों में तो खुद नहीं समझ पा रहे कि आगे करना क्या है। तो कुल मिलाकर तैयारियां तो हैं, लेकिन अगर आपदा इसी तरह बढ़ती रही तो तैयारियां किसी काम नहीं आएंगी सर। चाहे जितना आप बेड बना लीजिए, चाहे जितने अस्पताल बना लीजिए। आपने देखा होगा सर कि रेल के डिब्बों में अस्पताल बनाए गए थे, उसके बाद भी लोगों को अपने घर में मौत हुई, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, दवाएं नहीं मिल पा रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई थी, सबने देखा हुआ है। तो कुल मिला के कम से कम एहतियात बरतने की जिम्मेदारी हमारी भी और सरकार की भी है। जब तक सरकार और राजनीतिक दल नहीं एहतियात बरतेंगे तब तक सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी सारी जानकारी देने के लिए, और पूरे हमारे सभी संवाददाताओं को बहुत बहुत संवाददाताओं को धन्यवाद जिन्होंने सारी जानकारी दी। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भले ही तेज है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि मौतों की खबर नहीं आ रही।
वहीं वैक्सीनेशन जिस तेजी के साथ हो रहा है वो भी जनता की सुरक्षा को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही कोरोना मरीज भी लगातार स्वस्थ हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में ही करीब 50 मरीज स्वस्थ हुए हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि अगर चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगी, सियासी दलों में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं करवाया गया, तो फिर कोरोना के तेजी से बढ़ते केसों पर ब्रेक कैसे लगेगा। जरूरी है कि अभी ना सिर्फ चुनावी रैलियों पर रोक लगे, बल्कि चुनाव को भी कुछ दिन के लिए टाल देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि जान है तो जहान है। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।